हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। जो ये वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम अपना नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वाले पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि हमारा नेशनल इनकम आखिर बेसिक से क्या है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके काफ़ी पार्ट आएंगे, आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बेसिक तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए हमारा। तो आज हम कवर करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग ये होता है कि हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में जो जो चीज़ें आती हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। हम इसको आराम से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हर कंट्री की एम्बेसीज़ होती हैं अलग कंट्रीज़ में। तो जैसे अगर रशिया में हमारी इंडिया की कोई एम्बेसी है तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। वो एम्बेसी जो है वो रशिया में है बट माना किसका पार्ट जाएगा? इंडिया का पार्ट जाएगा। ऐसी सेम हम मान लेते हैं कि एक जापानीज़ एम्बेसी हमारे इंडिया में है, एक जापानीज़ एम्बेसी हमारे इंडिया में है तो वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो जापान का पार्ट माना जाएगा। तो ये होती है हमारी सिंपल सा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट क्या आता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजनशिप में, तो हम दोनों देखेंगे कि आखिर नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है और एक सिटीज़न होना क्या होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट नॉर्मल होता है कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो मोर देन 1 ईयर से हमारे यहाँ रह रहा है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट भी यहीं पे है, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप पाने के लिए या तो आप बॉर्न हो यहाँ पर, मतलब व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, या फिर आपने हमारे यहाँ की सिटीजनशिप ली है, या किसी और कंट्री जैसे इंडिया का कोई पर्सन है उसने यूएस की सिटीजनशिप ले ली हो। तो यहाँ पे दो चीज़ है, अगर तुम किसी भी कंट्री के सिटीज़न बनना चाहते हो या तो आप वहाँ पे बॉर्न हुए हो या तो वहाँ की आप लॉ के थ्रू जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे एक चाइनीज़ पीपल है, ठीक है, वो इंडिया में रहता है 1 ईयर से ज़्यादा, वो 1 ईयर से ज़्यादा कहाँ रहता है? इंडिया में। यहीं पे वो काम कर रहा है 1 ईयर से, तो वो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब मोर देन 1 ईयर से वो यहाँ पे अपना काम कर रहा है। वहीं पे ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जब तक वो सिटीजनशिप यहाँ की नहीं लेगा लॉ के थ्रू जाकर, तब तक वो यहाँ का सिटीजन नहीं माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। मतलब वो चाइना का तो सिटीजनशिप है, चाइना में ने तो वो सिटीजनशिप है, बट यहाँ इंडिया में वो जो काम कर रहा है यहाँ पे वो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है। तो कोई भी पर्सन नॉर्मली कहीं भी रेसिडेंट भी रह सकता है और सेम टाइम पे कहीं का सिटीजन भी रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इंडिया में मेरा बॉर्न हुआ है और मैं इंडिया की ही सिटीजन हूँ, ठीक है, पर मैंने 1 ईयर या 2 ईयर के लिए मैं यूएस चली गई अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, ठीक है, तो मैं वहाँ की क्या हो गई? नॉर्मल रेसिडेंट, और यहाँ की तो मैं सिटीज़न हूँ ही। तो सेम टाइम पे मैं कहीं की नॉर्मल रेसिडेंट हूँ और कहीं की सिटीज़न हूँ। ये वाला क्लियर है। अब देखते हैं हम कि फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं और ट्रांसफ़र इनकम क्या होते हैं। ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाओ, देखो, उसको समझो, तब ये फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? बेसिकली जब हमें इनकम रिसीव्ड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने 3 प्रोसेस एक्सप्लेन करे थे फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हम करते हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो इनकम रिसीव होता है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। इट मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस करे थे कि क्या क्या हैं, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
अब कोई लैंड है, वो हमने ली है, तो हम लैंड क्या कर रही है, हमें सर्विसेज दे रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, बदले में रेंट देंगे। लेबर को क्या देंगे, वेजेस। ठीक है। ऐसी कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर को क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही तो कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर ही तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो उनके सर्विसेज के बदले में हमने उनको कुछ इनकम दी है, उसको ही हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बेसिकली अर्निंग की बात ही करी जा रही है। फिर ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हमने कुछ काम नहीं करा है बट हमें पैसे मिल गए हैं, कुछ काम हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई हैं बट बदले में हमें इनकम हो चुकी है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ओल्ड एज पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट मनी। इन सब में हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ना हम कोई काम करते हैं बट हमें ये पैसे रिसीव होते हैं। तो ये ना तो क्योंकि हमने इसको अर्न नहीं करा है, ना तो अर्न, जब हम इसको कमाया ही नहीं है इस पैसे को, तो ये हमारा ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। इसको हम एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ये है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आपको पता होने चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल, तो एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि ये होते क्या हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो हैं जो मैंने गुड्स लिए और मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रही हूँ। मैंने गुड्स खरीदे पर मैं अब क्या कर रही हूँ, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रही हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। गुड परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल मिल्क किसी भी कंज्यूमर ने खरीदा और डायरेक्ट उसको कंज्यूम करा। मिल्क खरीदा और डायरेक्ट कंज्यूम करा, इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। गुड्स परचेज्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी है उसने मशीनरी खरीदी और अपनी कंपनी में लगा दी, काम चल रहा है, उस मशीनरी को खरीद के फर्दर उसने बेचा नहीं कहीं, उसने उसने मशीनरी को खरीदा और वो मशीनरी उसकी कंपनी में काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो मशीनरी कैसी हुई, एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रही है। तो यही हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, या तो हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लें या फिर उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करें। तो ये हमारे होते हैं फाइनल गुड्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो हम रीसोल्ड करने के लिए नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, बंच में सामान उठाया एंड वापस फर्दर कंज्यूमर्स को रीसेल कर दिया, लाइक होलसेलर्स करते हैं। यहाँ पे वो हमें नहीं करना, हमें उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूम करना है। हमने कंजम्पशन के मोटिव से या फिर इन्वेस्टमेंट के मोटिव से उस प्रोडक्ट को खरीदा है। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, हम उनको खरीदते तो हैं बट किस पर्पस से, फर्दर रिसेल करने के प्रोसेस से इन अ सेम ईयर। ठीक है। आर दोज गुड विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो हम उसको रीसेल कर देंगे या हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करवाएंगे। जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है या तो हम उसको आगे रीसेल करेंगे या तो हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करवाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। मतलब डेयरी शॉप थी एक, उस डेयरी शॉप ने क्या करा, मिल्क परचेज करा, किस लिए, फर्दर बेचने के लिए। ठीक है। फर्दर क्या करा उसने, यहाँ से फार्मर से या जो भी मिल्क जहाँ से उनको मिल रहा है वहाँ से उठाया और कंज्यूमर्स में बांट दिया, मतलब कंज्यूमर्स को सेल कर दिया, तो रीसेल कर दिया उसने। दूसरा है कि गुड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब वो दूध हमने फार्मर से लिए तो, बट अब मैं उसकी मिठाई बना रही हूँ, अब उसकी मैं क्या बना रही हूँ, स्वीट्स बना रही हूँ और अपनी स्वीट्स बनाकर फिर बेच रही हूँ। तो मैंने क्या करा, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। एक तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको रीसेल कर रही हूँ एज इट इज़, उसमें कुछ चेंज नहीं करा, इधर से मैंने फार्मर से चीज़ें खरीदी और उधर कंज्यूमर को रीसेल कर दिया। दूसरा, मैंने ख़रीदा फार्मर से वो मिल्क, उसके बाद मैं उसको क्या कर रही हूँ, उससे मैं स्वीट्स बना रही हूँ, पनीर बना रही हूँ, अदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बना के फिर उसके बाद सेल कर रही हूँ। तो ये हमारे हो जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस से वीडियो को पीछे करो और वापस से देखो स्लो में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वीडियो को पॉज करो और इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर, पेपर जो है वो पब्लिशर्स ने परचेज करा है, तो वो क्या करेगा, फर्दर न्यूज़पेपर बनाएगा उस पेपर में, उस पेपर में न्यूज़ ही तो छपेंगी, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड हो गया। फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, स्कूल वाले फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा फाइनल गुड हो गया। ठीक है। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मिल्क परचेज कर रहा है, मतलब कंजम्पशन के लिए कर रहा होगा, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। ठीक है। परचेज्ड ऑफ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप क्या कर रही है, राइस परचेज कर रही है, तो फर्दर सेल करेगी ना, तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस करो, आपकी बुक में भी दिए होंगे, इसको करो जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, ये आप अच्छे से कर लेना कि फैक्टर और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल गुड में और इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है। क्या करो, पहले मीनिंग बता देना, फिर ये बता देना कि फाइनल गुड क्या होता है, उसमें नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों इंक्लूडेड होता है, इंटरमीडिएट में दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फिर एग्जाम्पल दे देना, ऐसे 3-4 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे डिफरेंस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब आगे हम आने वाले पार्ट्स में न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आई थिंक सेकंड पार्ट में मैं सेकंड नहीं तो थर्ड पार्ट में स्टार्ट कर दूँगी। सेकंड पार्ट में हम फॉर्मूले वगैरह ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।